नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और शाम के 6:30 हो चुके हैं। तो इस वक्त अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इसी बीच सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद को सीएम योगी ने हाथ बढ़ाया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए 48 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री भेजी गई है। सीएम योगी ने राहत सामग्री के वाहनों को फ्लैग ऑफ किया है। हिमाचल और उत्तराखंड सरकार के कोष में 5 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि का ऐलान किया गया है। सहारनपुर में बाढ़ पीड़ितों को भी मदद पहुंचाई जाएगी, इसका भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया है। यूपी में बाढ़ से घर गिरने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। यूपी की तरफ से राहत सामग्री को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। उत्तराखंड के लिए 5 करोड़ की राहत राशि का मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बाढ़ से घर गिरने पर मुआवजा देने की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। यूपी की तरफ से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्रियों को भी रवाना कर दिया गया है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रभान सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रभान, आज मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है और राहत सामग्री को भी रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे और यहाँ से जो है खास तौर से जो है जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो है पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए यहाँ से राहत सामग्री यहाँ से भेजी गई। करीब 48 ट्रक यहाँ से भेजे गए हैं। 48 ट्रक की जो है राहत सामग्री यहाँ से भेजी गई है, जो कि उन बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचाई गई है, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में एक छोटे से कार्यक्रम को आयोजित करते हुए और वहां पे हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया। साथ ही उन्होंने जो है यहाँ पे अपने संबोधन में इस बात को कहा, मीडिया को भी संबोधित किया और उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो टीम है वो यहाँ से उत्तर प्रदेश से भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश के द्वारा बाढ़ पीड़ित जो दूसरे प्रदेश के जो पीड़ित हैं उनके लिए मदद पहुंचाने वाले अगर कहा जाए तो पहले मुख्यमंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, जिनके द्वारा ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो उन्होंने जो है तीनों राज्यों के लिए 5-5 करोड़ की जो है आर्थिक सहायता की यहाँ से घोषणा उन्होंने की है और साथ ही जो उन्होंने ये कहा है कि जिसका जो घर गिर जाएगा तो उसको जो है उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। तो इस तरह की जो घोषणाएं यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे की गई हैं। साथ ही उनके द्वारा ये बात भी यहाँ पे कही जा रही है कि जो हालांकि जो अभी पहला जत्था है कि अगर जो है राहत सामग्री की और आवश्यकता होती है तो उनको जो है दोबारा से और राहत सामग्री भेजी यहाँ से जा सकती है उत्तर प्रदेश की तरफ से। हालांकि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है इस चीज को बड़ी राहत की बात कहते हुए यहाँ पे दिखाई दी है कि जो उनके द्वारा जो राहत जो सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। जी चंद्रभान, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लिए भी विकास कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं और उनको भी लाभ पहुंचाने के लिए एक कदम आगे बढ़कर हाथ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक मानवता की तरफ से हम देखते हैं, मानवता की दृष्टि से देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने जो है हमेशा से जो है इस तरह के जो है मानवीय कदम उठाते रहे हैं और जो इस तरह की जो आज जो राहत सामग्री जो इतनी भारी मात्रा में करीब 48 ट्रक जो है यहाँ से भेजे गए हैं और जो आगे भी ऐसे भेजने की और भी संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। तो जो है ऐसी एक बड़ी मिसाल यहाँ पे ये पेश की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा और जो कि बाढ़ पीड़ित है। हालांकि जो पंजाब की त्रासदी हुई है या उत्तराखंड की त्रासदी हुई है या हिमाचल की जो त्रासदी हुई है उसमें जो है ये राहत सामग्री यहाँ पे पहुंचाई गई है। इतना ही नहीं, तीनों जगह राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ से जो है 2 मंत्री
2 मंत्री और 1 विधायक, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो तीनों जगह पे वहां पे जाके ये राहत सामग्री को खुद बंटवाएंगे और लोगों तक, जो बाढ़ पीड़ित है या पीड़ित लोगों तक उन चीजों को मदद को पहुंचाएंगे। हालांकि जो जो पैकेज जो तैयार किए गए वो भी बड़े बेहद ही शॉर्ट टाइम में और बड़े तरीके से उनको तैयार किया गया, जिसमें जो है आटा, गेहूं, आटा, चावल, दाल और जो है चावल, वो चना, भुने हुए चने, और जो है इसके अलावा जो है जैसे और अन्य सामग्रियों की बात की जाए तो टब है और बाल्टी है और इस तरह के जो तमाम जो नेसेसरी जो चीजें हैं, जरूरत की जो चीजें हैं, यानी कि जो लोग बेघर हुए हैं उनको जो है हर तरह की उसमें जो है उनके पैकेट में हर तरह की उनको सामग्री मिल सके, इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नेपाल के संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, 16 की मौत हुई है। सरकार विरोधी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों पर सेना ने फायरिंग की है और फायरिंग के दौरान 16 की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया बैन करने के बाद लोग विरोध करने के लिए संसद की तरफ बढ़े थे और जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद में घुसे तो उनके ऊपर सेना की तरफ से फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में 16 की मौत हुई है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी दौरान सेना की तरफ से फायरिंग की गई है और It keeps you cool when you're driving, it's a chill car. It's New Tata Tiago. New tech, new style, new colors. It's a chill car. सरकार विरोधी प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। पूरे देश में सोशल मीडिया बैन करने के बाद प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो संसद में घुसने का प्रयास करने लगे, फौरन सेना की तरफ से उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उनके ऊपर सेना ने फायरिंग की और इस फायरिंग के दौरान 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और बताया भी जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए सोशल मीडिया बैन हुआ, कुछ प्लेटफॉर्म उनके बैन हुए, उसके बाद से पूरे देश में इस तरीके से प्रदर्शन हुआ और जब संसद की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़ रहे थे तो सेना ने उन पर फायरिंग की और इस फायरिंग में 14 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संजय जुड़ गए हैं। संजय, प्रदर्शनकारियों के ऊपर सेना की तरफ से फायरिंग की गई है और 14 की मौत बताई जा रही है, 100 से ज्यादा घायल हैं। कुछ जानकारियां मिली है। जिस तरीके से 4 दिन पहले सोशल साइटों पे बैन लगा था, 26 ऐसे सोशल साइट थे जिसपे नेपाल सरकार ने बैन लगा दिया था। इस पे जेन जेड करके तमाम युवाओं का एक संजय, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, संसद के अंदर लोगों पर फायरिंग होना और 14 की मौत हुई है, बहुत कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए 4 दिन पहले नेपाल सरकार ने 26 सोशल साइटों पर बैन लगाया था। उसके बाद से जेन जेड करके एक युवाओं की वहां पे टोली है, टीम है, जो पूरे नेपाल में काम करती है। कहीं न कहीं इसको आप जेड जनरेशन भी कह सकते हैं। जो नए छात्र हैं, नव युवक हैं, उनकी एक पूरी टोली है। उन्होंने पूरी तरीके से नेपाल सरकार पे हल्ला बोलते हुए, ओली सरकार पे हल्ला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे सरकार को बैन लगाना चाहिए, ऐसे में सरकार भ्रष्टाचार पे बैन न लगाते हुए इन सोशल साइटों पे बैन लगा रही है। जिन सोशल साइटों की वजह से कहीं न कहीं तमाम ऐसे जो लोग हैं वो अपने परिवार से जुड़े होते हैं, तमाम ऐसे जो छात्र होते हैं वो अपने परिवार से जुड़े होते हैं। इसी को लेकर के आज ये बड़ा बवाल किया गया। हालांकि जिस तरीके से उपद्रव हुआ, उपद्रव को रोकने के लिए सेना लगाई गई, लेकिन सेना की तरफ से कोई ऐसा फायरिंग या कोई ऐसी सूचना नहीं है। हालांकि लोकल पुलिस ने जरूर वहां पर लाठीचार्ज किया, जिसमें बताया जा रहा है, जो विश्वस्त सूत्र है उनके तौर पर साफ तौर पर यह कहना है कि तकरीबन 14 ऐसे जो उपद्रवी हैं जिनकी मौत हुई है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई खास बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जितने लोग तकरीबन 150 से अधिक लोग जो घायल हैं, उन्हें आसपास के जो सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पे उनको इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल जिस तरीके से ये स्थिति उत्पन्न हुई है नेपाल के अंदर, वो थमने वाली दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी, यानी कि जिस समय मैं इस समय इंडिया न्यूज से मैं बात कर रहा हूं, इस समय भी अभी वहां बवाल चल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो समझाने के लिए जरूर लगे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे भी तमाम ऐसी जो गतिविधियां हैं वो कहीं न कहीं अंजाम दे रही हैं। और यही वजह है कि लगातार जो नवयुवक हैं वो लगातार उपद्रव करते चले जा रहे हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए सेना जरूर बुलाई गई है, लेकिन अभी भी उपद्रव थमा नहीं है। देखना यह होगा कि सुबह किस तरीके से वहां का माहौल रहता है। हालांकि सरकार बैकफुट पे कहीं न कहीं आ रही है। थोड़ी देर के लिए अभी जो सोशल साइट्स था उसको, जो बैन था उसको हटाया गया था। थोड़ी देर व्हाट्सएप भी चला है, फेसबुक भी चला है, लेकिन फिर एक बार वहां पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को यह शायद उम्मीद है कि अगर ये सोशल साइट चलेगा तो निश्चित तौर पर शायद बवाल बढ़ने की आशंका है। क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से काठमांडू में ये देखने को मिला है, अब धीरे धीरे छिटपुट ये जो उपद्रव है वो जगह जगह देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बहराइच और भारत नेपाल सीमा की बात करें तो बहराइच में भी अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि बहराइच की जो सीमा है वो नेपाल से जुड़ी हुई है। ऐसे में नेपाल सीमा पर भी लगातार पुलिस जो है वो गश्त करती दिखाई पड़ रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं कहीं नेपाल में जो स्थितियां हैं वो असामान्य है। ऐसे में सरकार जो है वो निपटने का जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। चलिए ठीक है संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा दावा, भीष्म पितामह की तरह मैंने भी प्रण लिया है, जब तक अखिलेश को सीएम पीएम नहीं बना लेता धरती पर रहूंगा। पूरे देश में अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ी है। नितिन गडकरी के अलावा किसी का काम नहीं दिखता है। बलिया से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने बड़ा दावा किया है, भीष्म पितामह की तरह मैंने भी प्रण लिया है, अखिलेश यादव को जब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने तक मैं धरती पर रहूंगा। पूरे देश में अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ी है। नितिन गडकरी के अलावा किसी का भी काम नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कि हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भीष्म पितामह की तरह मैंने भी प्रण लिया है, ये सपा नेता का बयान है। अखिलेश को पीएम सीएम बनाने तक मैं धरती पर रहूंगा। पूरे देश में अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ी है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने यह बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश यादव को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि मैं भीष्म पितामह की तरह प्रण लेता हूं कि जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा। और पूरे देश में अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। तो चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कलावा दिखाकर फिर हुआ है छलावा। एक हफ्ते में लव जिहाद का दूसरा मामला देखने को मिला है। पुलिस युवक ने हिंदू लड़की से मुस्लिम युवक ने दोस्ती की, उसके बाद निकाह करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई की गई है। युवती की उंगली और कान काटे गए हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। मुकदमा दर्ज किया गया है और वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
पहचान बदलकर हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक ने दोस्ती की। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए, एक सप्ताह के भीतर धर्मांतरण का लब जिहाद का दूसरा मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि बरेली में बात करें, बरेली में लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मामला जो है इसमें बिल्कुल पुलिस की लापरवाही है। जब उसके खिलाफ महिला जो है उसके खिलाफ जब उसको पता लग गया था कि वो मुस्लिम लड़का है, वो उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये बहुत बड़ा विषय है। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, उसको घायल कर दिया गया, उसका कान काट लिया गया, उसकी उंगली को काट लिया गया, ऐसी तमाम तरीके की उसको यातनाएं दी गई। उसके बाद कहीं जाकर हिंदू संगठन इसमें इन्वॉल्व हुए, उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कहीं ना कहीं बरेली में धर्मांतरण का मामला अभी उजागर हुआ था, उसके बाद अभी 5 दिन पहले एक ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरीके का मामला सामने आया है और आज बरेली में दूसरा मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं इससे ऐसा लग रहा है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं वो कहीं ना कहीं कलावा बांधकर अपना नाम छिपाकर और किसी तरीके से जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बरगलाकर उनको अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आलोक। उधर बस्ती में मानव तस्करों के गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है, पुलिस से मुठभेड़ हुई है। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार में धकेलता था गिरोह और इसी को लेकर अब पुलिस ने खुलासा किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिलीप सिंह लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिलीप, देखिए, देह व्यापार का एक बार फिर से मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है? जी, आपको बता दें कि 14 दिन पूर्व नगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से एक अंडर एज लड़की गायब हुई थी। सूचना ये मिली, जो पुलिस ने बताया कि इसको टीचर ने डांट देने से नाराज होकर कि चली गई शाम को स्कूल से बाहर। वहां पंकज और सुनील नाम के 2 वही रहने वाले व्यक्ति हैं उसी थाना क्षेत्र के, जो इसको अगवा करके इसको ले जाते हैं और इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद इन्होंने फैजाबाद की रहने वाली एक महिला के साथ हाथ में इसको दे दिया ताकि उसको मानव तस्करी जैसा अपराध इन्होंने किया कि उस लड़की को हैंडओवर कर दिया गया कि वेश्यावृत्ति जैसे शारीरिक दुष्प्रवृत्ति के धंधे में शामिल हो जाए। अभी कल पुलिस को सूचना मिलती है कि उस लड़की को हाईवे पे देखा गया, एक दूसरी गाड़ी से उठा करके दूसरी गाड़ी में बैठा जा रहा था। पुलिस ने दबिश दिया, लड़की को सकुशल बरामद किया। ये दोनों भाग जाते हैं और नगर थाना क्षेत्र कूड़ापट्टी गांव के पास इनकी छुपने की सूचना जब मिलती है, पुलिस घेराबंदी 5 थाने की फोर्स घेराबंदी करती है। जवाबी कार्रवाई में इन दोनों ने वहां फायरिंग किया, जिससे एसओ बिस्मोहन राय जो नगर एसओ उनके हाथ में गोली लगती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन दोनों को इनकाउंटर में ढेर किया है और इनके हाफ इनकाउंटर हो गए, पैर में। चलिए, ठीक है दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। बालिका राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। कुल 6 बालिका राजकीय इंटर कॉलेजों में अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है। कई कॉलेजों में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के शिक्षक भी नहीं है। कुल 57 प्रवक्ता पद स्वीकृत है और मात्र 15 की तैनाती की गई है। शेष तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मिथिलेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, देखिए, शिक्षकों की कमी का मामला सामने आया है, किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है? इन पदों पर शिक्षक क्यों नहीं रखे जा रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का मामला है। श्रावस्ती जनपद शिक्षा के मामले में वैसे ही पिछड़ा माना जाता है। अगर साक्षरता दर की बात करें, आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी है। साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा काफी पिछड़ी हुई है। यहाँ पर सरकारी विद्यालय बनाए गए बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय बना दिए गए, लेकिन जब यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है तो वो कैसे बच्चों को शिक्षा देगा? बच्चों को क्या शिक्षा मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है। यहाँ पर अगर प्रवक्ता की बात की जाए तो भारी संख्या में प्रवक्ताओं की कमी है। सहायक अध्यापक की बात की जाए तो भारी संख्या में सहायक अध्यापकों की कमी है। 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में कई जगहों पर विद्यालय जरूर बना दिए गए हैं, वहां पर
विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचार कर दी गई हैं। भारी संख्या में यहाँ पर बालिकाएं पहुंचती भी हैं, पढ़ाई भी करती हैं। लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होगा, एक गुरु जब नहीं होगा, तो कौन उन्हें शिक्षा देगा और कौन उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा? ऐसा ठीक मामला है, साउथी ठीक है जनपद से मिथिलेश, सामने आया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।